Hello and welcome to Ayukansha. In our previous video, we have been discussing about the software-defined networking, where we have seen how the data plane and the control plane are separated from the traditional router and how the control plane is moved to a centralized device called the SDN controller, where the entire decision of how the packet should be routed in the entire network is taken. And accordingly, we achieve the faster movement of the packets and all. So we have discussed the SDN. We are left with two smaller topics such as the cloud computing and data center. Let us quickly complete these two subtopic within this topic. So let us begin. So before I actually dwell in what is cloud computing, we have already seen SDN, and I think there is some sort of information at the back of your mind. So before we go into what we have over here, let me give you or try to explain you or delineate you with some examples of common day life. So now let me take you back to the 1990s time, the era of 1990s. ओके, जब हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे. आई मीन टू से बैंक्स वेर नॉट सो मच वाइड स्प्रेड. नो ब्रांचेस जो बैंक के थे इतना ज्यादा नहीं होते थे. In that eras of 1990, what we have, lots of people keep their keep their golds and jewelries, cash at home. इससे क्या होता था? इससे मसला ये होता था कि रातों रात घर में क्या पड़ता था, डिकॉइट चोरी हो जाती थी, डिकॉइट हो जाता था, लोगों का बहुत सारा कैश जो है. इनफैक्ट मेरे दादा ही जो है, इनके पास एक गॉडरेज की अलमीरा होती थी और उसके अंदर ही वो कैश रखा करते थे जो मजदूरों को बांटना होता था ये वो. तो इस एरा में क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं थे, सो ये प्रोसेस चल रहा था. लेकिन फर्दर थोड़ा सा आगे जा करके वी हैव सीन के डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स और ब्रांचेस इतना ज्यादा ओपन हो गया, अकाउंट खुलाना इतना आसान हो गया. सो एवरीवन जो है वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट द कैश, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्रांच था, ऑब्वियस बात है ये ब्रांच जो था वो नियर बाय लोकेटेड होता था जहां से घर पे आना जाना आसान हो जाए. नियर बाय लोकेटेड होता था जहां से घर से आना जाना आसान हो जाए, तो लोग अपना कैश डिपॉजिट करने लग गए यहाँ पर. फिर जब डिजिटाइजेशन का जमाना आ गया जहां पर हम मोबाइल से ही सब कुछ ट्रांजेक्शन करने लग गए, तो ब्रांच का महत्व कम हो गया क्योंकि लोग बैंक जाना ऑलमोस्ट कम कर चुके थे, है ना. नाउ दे कैन डू द ट्रांजेक्शंस थ्रू देयर मोबाइल, कैन विड्रॉ द एटीएम कैश फ्रॉम देयर. तो बैंक जाना कम हो गए, तो ये डिपॉजिट ऑफ कैश जो है और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा लोग मतलब फैसिलिटीज जब बढ़ गई तो लोग और ज्यादा यहाँ पर यूज करने लगे बैंक्स को. क्योंकि पहले ये था कि भाई कौन जाएगा बैंक में पैसा जमा करने, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती, फिर वहां से कैश निकालो. तो कुछ लोग मूव है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते थे कि जो सेविंग के पैसे को उनको ही बैंक में रखे, उसके बाद जो है रिमेनिंग पैसे को अपने पास रखे. लेकिन फिर डिजिटाइजेशन के आने के बाद तो अपने हाथ में कोई कैश रखते ही नहीं है, ऑल द कैश इज इन द बैंक. और लोग फोन पे एंड एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलर चीज जो होती है वो डेटा के साथ भी होती है. क्या हो गया? इनिशियल स्टेज में सब डेटा को कहाँ स्टोर करते थे? अपने लोकल पीसी पे. लोकल पीसी में डेटा स्टोर करते थे. इसके साथ इशू क्या होता था? पीसी की हार्ड ड्राइव जो थी, पीसी की हार्ड ड्राइव मान लो आपके पास ये 128 MB की आई, या मान लो 500 MB की आई, या 1 GB मैक्सिमम मान लो, ठीक है. बहुत पुराने जमाने उसमें डेटा स्टोर करते थे क्योंकि ड्राइव बहुत बड़े बड़े होते थे. बाद में कॉम्पैक्ट ड्राइव आने लग गए, तो मान लो 500 GB या 1 TB की हार्ड डिस्क आने लग गई, तब भी डेटा स्टोर करते थे लोकली. अब लोकली डेटा स्टोर करने में क्या इश्यू था? हार्ड ड्राइव करप्ट हो गया, डेटा लॉस हो गया. आपके पीसी में वायरस आ गया, डेटा लॉस हो गया, ठीक है. अब जैसे ही इंटरनेट
डेवलप हो गया, जैसे ही इंटरनेट की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही इंटरनेट डेवलप हुआ, तो कनेक्टिविटी बढ़ गई सारे कंप्यूटर्स के बीच में, तभी तो इंटरनेट डेवलप हुआ। लेकिन स्पीड क्या था, बहुत स्लो था। स्पीड बहुत स्लो था। जब हम 2G की बात करते हैं या 3G की बात करते हैं, तो स्पीड हमारे पास बहुत स्लो था। इस वजह से इस फेस में लोगों के पास एक प्लान आया कि अगर हम, जो लोगों के पास लोकली स्टोर डेटा है जो कि वल्नरेबल है अटैक्स के और स्पेस कंस्ट्रेंट के, उसको अगर हम एक कॉमन, इन सब का डेटा ले लें, इसका भी डेटा ले लें, इसका भी डेटा ले लें और इसका भी डेटा ले लें, और मैं इन सबको अपने पास एक बड़ा हार्ड ड्राइव खरीद लेता हूँ, और इन सबके डेटा को इसके नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ, इसके नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ और इसके नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ, और उस हार्ड ड्राइव में स्टोर कर देता हूँ। तो इस मॉडल में क्या होगा कि लोगों को बेसिकली क्या करना होगा कि अपने डेटा को हमारे यहाँ सेंट्रलाइज ड्राइव में स्टोर कर देना होगा, अलग अलग फोल्डर से इनको स्पेस अलोकेट कर देंगे, और यहाँ से आप रिट्रीव कर लीजिए जब भी चाहिए आपको डेटा, तो आपका डेटा हमारे पास, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मैं इंश्योर करूंगा। ठीक है। तो अभी डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड था उस सबको मैंने एक जगह लोकेट कर दिया, और इस चीज को हम कहेंगे डेटा सेंटर। डेटा सेंटर, अब यहाँ पर ऐसे बहुत बड़े, इस सेंटर के अंदर बहुत बड़े बड़े ड्राइव्स लगे होंगे, बहुत बड़े बड़े रैक्स लगे होंगे जिनके अंदर सर्वर्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे, डेटा स्टोरेज के डिवाइसेस होंगे, और वो सब लोगों का डेटा स्टोर करेगा और उनको अलाउ करेगा कि आप वहां से रिसीव कर लो। लेकिन क्योंकि स्पीड इतनी तेज नहीं थी 2G और 3G टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो हमने देखा कि यहाँ से डेटा रिट्रीव करने में, यहाँ पर से डेटा स्टोर करने में और वापस रिट्रीव करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। कभी कभी तो फेल भी हो जाता था क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं थी, नेटवर्क नहीं होता था, नेटवर्क एरर आता था। तो इन सब की वजह से ये टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं थी। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ 4G एंड ऑनवर्ड, क्योंकि जब स्पीड बढ़ गई, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब डेटा सेंटर कहीं भी दूर भी लोकेटेड होगा, तब भी ये आराम से रिट्रीव कर पाएगा, सेंड स्टोर कर पाएगा डेटा को विद फास्टर स्पीड, बिकॉज कनेक्टिविटी बढ़ गई है ना, स्पीड बढ़ गया है। तो अब लोग क्या करने लगे कि भाई हर लोग, और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है, मोबिलिटी भी है डेटा सेंटर्स में डेटा स्टोर करने के लिए। अब क्या करने लगे, मैक्सिमम लोग इस मॉडल पे शिफ्ट करने लगे, इसलिए यह टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस और बहुत ही फेवरेबल होने लगी। लोग अपने डेटा को अपने पीसी में नहीं स्टोर करते हैं, बल्कि जो ऐसा डेटा है जो उनको लॉन्ग रन में यूजफुल होने वाला है या वो कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो इसको इस पीसी में स्टोर, इस डेटा सेंटर में, यानी कि एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर में स्टोर करते हैं। जैसे अभी हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, गूगल के ड्राइव में। तो गूगल्स का अपना गूगल ड्राइव हमको दिया हुआ है 15 GB फ्री स्टोरेज, कि भाई आप यहाँ पर स्टोर करो। 15 GB स्टोर करते करते आपको जब ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार, मेरे को तो ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना चाहिए, मैं कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, हर जगह तो अपना हार्ड ड्राइव लैपटॉप लेके नहीं जा पाऊंगा, तो मोबाइल से ही एक्सेस कर पाऊंगा, तो फिर आप इस 15 GB को एक्सटेंड करोगे। तो ये एक डेटा सेंटर का मॉडल है ना। अब इसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से डेटा सेंटर होगा एक, जहां पर बहुत सारा ऐसा ड्राइव लगा होगा, सर्वर्स लगे होंगे, पावरफुल रिसोर्स होंगे जिससे वो मेंटेन करेगा। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, आपको बस सब्सक्रिप्शन इनका लेना है और यहाँ पर अपना डेटा स्टोर करना है। आपके लोकल पीसी में कल को कुछ खराबी भी हो जाती है, तो यू यू आर यूजिंग योर लोकल पीसी ओनली टू एक्सेस दिस डेटा नेटवर्क। सो आप इस पीसी के अलावा अपने मोबाइल से भी या कहीं साइबर कैफे से भी, बस आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो कि आप इस डेटा सेंटर पे पहुंच सके, रीच कर सके थ्रू इंटरनेट, और फिर अपना डेटा रिट्रीव कर सके। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द डेटा सेंटर। एंड इस पूरे टेक्नोलॉजी को, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी कॉल इट एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड, क्लाउड का मतलब यहाँ पर ना सिंपल इंटरनेट समझो, कि जो काम हम अपने सिस्टम पे करते हैं वो काम इंटरनेट पे होने लगे, है ना। वी डो नॉट रिक्वायर दैट एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीसी में जब ऑफिस आता था, ऑफिस आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, उसके अंदर आप देखेंगे वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस आप लोकली अपने पीसी में इंस्टॉल करते हो, जब एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो और यूज करते हो, है ना। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर को मैं इस डेटा सेंटर के अंदर मूव कर दूं, और मैं बोलूं कि भाई आपको अगर वर्ड यूज करना है तो आपके पास पीसी हो, आपके पास ऑफिस हो या ना हो, आप हमारे पास हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। दैट इज सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग थ्रू क्लाउड। समझे भाई बात, यानी कि मैंने एक एप्लीकेशन से यहाँ पर बना दिया और सबके साथ शेयर कर दिया कि आप सब यूज कर सकते हो उस एप्लीकेशन को।
एक्सेल, गूगल की शीट्स आती है, देखें ना आपने, गूगल शीट्स, गूगल का डॉक आता है, पीपीटी भी आती है। तो वो सारे चीज एप्लीकेशंस को, ना केवल डेटा को। अब जैसे जैसे चीजें टेक्नोलॉजी फेमस होने लगी कि हाँ बहुत सारे लोग जो है इस मॉडल को यूज करने लगे, ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रेंट कम हो गया है ना। लोग इंटरनेट में ज्यादा यूज, कनेक्टिविटी बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई, सिक्योरिटी बढ़ गया, फिर जाकर के इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। अब ये सब कुछ बढ़ गया, जो हमारा जो CIA ट्रायड है इंटरनेट सिक्योरिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये जब चीजों तीनों चीज बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग मूव करेंगे इस मॉडल पे। और जब इस मॉडल पे मूव करेंगे तो व्हाई ओनली वी लिमिट दैट थिंग टू फॉर डेटा ओनली, व्हाई नॉट वी मूव अवर सॉफ्टवेयर एज वेल एज द हार्डवेयर एज वेल, व्हाई ओनली सॉफ्टवेयर, लेट अस मूव टू हार्डवेयर एज वेल। डेटा भी हैव अंडरस्टूड, सॉफ्टवेयर भी हैव अंडरस्टूड। सॉफ्टवेयर मीन्स कि हमने अपने सेंट्रलाइज एप्लीकेशन सर्वर पे एक एप्लीकेशन डाल दिया, फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला गूगल शीट्स, और मैंने बोला कि एनीवन कैन यूज इट, यू नॉट डिड नॉट हैव टू स्टोर द एप्लीकेशन अपने लोकल पीसी पे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन लीजिए, या हम हमारे इस पे अपना अकाउंट बना लीजिए हमारे सर्वर पे, और हमारे इस डेटा सेंटर के अंदर में हम आपको, हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस आपको अकाउंट बनाना है और यूज करना है। तो दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग दी क्लाउड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट अबाउट हार्डवेयर? अब फर्दर मूविंग अहेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर, नाउ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग दी हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स, हार्डवेयर का मीन्स हो गया, हार्डवेयर का मतलब हो गया सर्वर्स। Okay, you want some server, you want some dedicated space. That means the drive. You want some extra like extra infrastructure you required. We will be providing. You want some database. Okay, all this thing will be providing. And how that is possible? In the same model. Now you are having a separate database, local database. You are having a local PC. Okay. So this is a local PC. You have set up a separate PC as a database. So you're using locally. You are using it locally. You are using it locally. लेकिन मैं आपको बोलूं, you do not require a PC, you do not require a server. Why to use a PC or why to use a server? I will provide this all infrastructure. I will provide you the server. I will provide you the database. So how I will connect to this? मैं कैसे यूज कर पाऊंगा? Simply है कि ये these things are, I have deployed this on the cloud, on the internet. You have to just reach out to me through the user ID and password I'll provide you through internet. आप यहाँ तक पहुंचिए, और इस सर्वर में आई विल प्रोवाइड यू द डेडिकेटेड हार्डवेयर। आपको जो जो सर्वर चाहिए, जितना स्पेस चाहिए सर्वर के अंदर, डेटाबेस के अंदर जितना स्पेस चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, आप यूज करो। समझ में आया? मॉडल, ओवरऑल मॉडल समझ में आ गया आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डेटा सेंटर्स क्या होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हो सकते हैं, यानी कि क्या ये जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये क्या आपने जनरल पब्लिक के लिए बनाया है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है, पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए बनाया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से क्लाउड को डिप्लॉय कर रहे हैं, और क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप ओनली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप ओनली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप ओनली हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का क्लाउड है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने क्लाउड को डिप्लॉय कैसा किया। आई होप दैट इज क्लियर। इफ दैट इज क्लियर, लेट अस क्विकली गो एंड सी what are there in the notes. So cloud computing is the delivery of computing services. What are the computing services? It is the server, storage, database, networking, software, anything. है ना, ओवर द इंटरनेट, एंड दिस इंटरनेट इज ओनली कॉल्ड एज क्लाउड। इंटरनेट को ही हम क्लाउड बोलते हैं, और इंटरनेट के थ्रू अगर आप कुछ भी यूज कर पा रहे हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एज अ पे एज यू गो बेसिस, जितना चाहिए उतना यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मैं कल को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आई हैव टू परचेज अ पीसी, और मैंने हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी यूज कर लिया है ना, जिसमें 32 GB रैम एंड ऑल दैट, 1 TB हार्ड डिस्क, SSD, ये सब सारा ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये मुझे महंगा पड़ेगा। आई हैव टू पे, मुझे वन टाइम पे करना है ये पीसी खरीदने के लिए, और मुझे महंगा भी पड़ेगा। बाद में मेरा मूड ही चेंज हो गया कि यार बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कोडिंग वोडिंग करना, इतना सारा कुछ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, नहीं करते हैं। मेरे को ग्राफिक्स डिजाइनिंग बनना है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो बनना था, तो मुझे पता चला कि यार इस पीसी में तो ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं है, तो मुझे 2 GB का एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड भी लेना पड़ेगा।
Now I have to either upgrade this PC or I have to purchase a new PC. But in the cloud computing, in the cloud computing, you have the facility and the flexibility. आपको पहले आपने डिसीजन लिया कि पहले मुझे इतना 2 GB रैम ही चाहिए, 2 GB रैम चाहिए और 10 GB का स्टोरेज चाहिए, तो यू कैन डू दैट। इतने के लिए आप पे कीजिए, आपको इतना स्पेस मिलेगा, इतना हार्डवेयर एलोकेट हो जाएगा। फिर आपको चाहिए कि नहीं, और देन आप देखें कि अब एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, इस पे सही काम नहीं कर रहा, तो आप फिर फर्दर रैम बढ़ा सकते हैं, 16 GB रैम ले सकते हैं और हार्ड डिस्क भी बढ़ा, स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। तो मान लो आप 500 GB की SSD ले लिया, फिर आपने ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड कर लिया, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको बोलते हैं ऑन द पे एज यू गो। जितना आपको जरूरत है उतना ही आप पे कीजिए और काम कीजिए, नहीं जरूरत है तो मत पे कीजिए, वापस से सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए कि आई वांट टू रिड्यूस दैट स्पेस। सो देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ऑब्वियसली ये मॉडल जो है बहुत ही लोकप्रिय हो गया, और अभी आप देखना 90% लोग जो है, 90% ऑफ लोग, मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने भी इंटरनेट यूज करने वाले हैं, इंटरनेट यूजर हैं, उनमें से 90% ऑफ द पीपल आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन वन वे और अनदर। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, आप देखना मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द इजीएस्ट अवेलेबल क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज द गूगल ड्राइव। अच्छा, अब इसमें भी देखना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा कि वो गूगल गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके फोटोज जो है ना, वो ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज के अंदर क्या क्या हो रहा है, बैकअप हो रहा है। दैट इज ऑल्सो अ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन है, आपका सारा फोटोज गूगल फोटोज के अंदर जा रहा है, और वहीं से लोग जो है, बहुत सारे लोगों का जो है फोटोज भी क्या हो जाता है, क्लाउड पे चला जाता है और लीक हो जाता है, क्योंकि गूगल शेयर्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। गूगल के कहीं भी आपने अकाउंट खोल लिया, जीमेल तो हर जगह यूज करता है, जहां पर भी आपने जीमेल खोला वहां आपका गूगल का अकाउंट एक्सेस हो गया और गूगल फोटोज वगैरह सब लीक हो गए। तो ये अननोइंगली ऐसा चीज हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज वाइडली being used in these days। ना सर्विस मॉडल पे बात करते हैं हम, तो ओवरऑल आपको देखो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्लाउड के एज डिवाइसेस हैं, दीज आर एज डिवाइसेस, दीज आर कोर डिवाइसेस, है ना। और यहाँ पर जो है ये एसडीएन इनेबल्ड है, ऑल दीज डिवाइसेस आर एसडीएन इनेबल्ड, all these are enterprises and all, and these are the data centers where they are, through all these intermediary devices, they are ensuring connectivity and using the service. Okay, so service as a model, there can be different service model. First of all, we have the infrastructure service, infrastructure as a service. What types of service you are using on the cloud? So depending upon that, we have three service model. Infrastructure as a service. So when we talk about the infrastructure of the service, we have provides the virtual hardware. Why we call it as the virtual hardware? Virtual hardware क्यों? क्योंकि आपके घर में रियल में ला करके कोई हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, लेकिन आपको बताया जाता है कि हमने क्लाउड पे आपको इतना स्पेस लोकेट कर दिया, वी हैव द हार्डवेयर इंस्टॉल्ड समवेयर एल्स, कहीं और मेरे पास जो है वो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, और उसके अंदर मैंने आपको स्पेस अलोकेट कर दिया। सो इट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल हार्डवेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज, यूज यूजर कंट्रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। एग्जांपल हम देखेंगे अमेजन वेब सर्विस, EC2 एक्सेट्रा। अमेजन का वेब सर्विस आप देखिए, उसके अंदर बहुत सारे मतलब बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है जो आपको प्रोवाइड करता है अमेजन वेब सर्विस। गूगल का लैब लैब प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको बहुत सारे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको वर्चुअल हार्डवेयर मिलता है, पहले याद रखना है, और उस हार्डवेयर को रन करने के लिए आपको एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए। देखो, इन जब आप वेबसाइट को होस्ट कराते हो, वेबसाइट होस्टिंग, है ना, वेबसाइट होस्टिंग कराते हो, तो एक तो आपके पास GoDaddy, होस्टिंगर ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जहां पर आपको वो एक पैनल बना कर दे देते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। एक दूसरा तरीका होता है कि लिनक्स बेस्ड होस्टिंग, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको एक सर्वर दे देता है कि भाई ये है आपका स्पेस, है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टोर करो, वेबसाइट होस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, मेरे को मतलब नहीं है, ये आपका स्पेस है और ये इसका आईडी है 172.22.201.92। ये उसका, ये आपके लिए मैंने एक सर्वर बना दिया है, सर्वर के अंदर आपका जो है मैंने वर्चुअली इसके अंदर स्टोरेज दे दिया है, सारा हार्डवेयर इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। और ये है लॉगिन आईडी, मतलब ये है आपका आईपी डिटेल एड्रेस, और ये है यूजर आईडी, और ये है पासवर्ड। अब ये यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के आप यहाँ लॉग इन करो, और इसके अंदर आप कुछ भी करो, अपना वेबसाइट होस्ट कराओ, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो,
या स्पेस के अंदर डेटा स्टोर कर लो, कुछ भी करो, दैट इज अप टू योर चॉइस। तो इस प्रकार के भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी आर अवेलेबल राइट नाउ। सो सर्विस एज अ मॉडल के अंदर सबसे पहले हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां वी आर यूजिंग द वर्चुअल हार्डवेयर on the cloud, and we are using it by controlling it by installing various applications on it or the operating system on it. For example, we have the virtual machines and the storage that been allocated on the cloud. Clear? एग्जाम्पल क्या है अमेजन वेब सर्विस का EC2। उसके बाद देखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नाउ प्लेटफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई? प्लेटफॉर्म होता है एक ऐसा स्पेस जहां पर आपको वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं फॉर व्हाट, फॉर डेवलपिंग योर ओन एप्लीकेशन, गूगल लैब्स, गूगल क्लाउड, यहाँ पर आप खुद के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, वहां पर हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू डेवलप एप्लीकेशन, नो नीड टू मैनेज हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लोकल पीसी में, अगर आपका लोकल पीसी में मान लो 2 GB का रैम है, और आप चाहते हो कि मेरे को एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन व्हाट इज कॉल्ड एज द एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। नाउ दिस एप्लीकेशन यूज यूटिलाइजेज ह्यूज रिसोर्स। 2 GB रैम पे काम ही नहीं करेगा, एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, फिर जाके रन करेगा, फिर आप एक बटन क्लिक करोगे, फिर से गोल गोल घूमने लगेगा, मतलब एप्लीकेशन लोड नहीं हो पाएगा। व्हाई? रिसोर्स इज कंस्ट्रेन्ड। सो नाउ दिस, इफ यू वांट टू डेवलप एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यू कैन गो टू द क्लाउड, और आप यूज कर सकते हो वहां पर एंड्रॉइड स्टूडियो, क्योंकि वहां पर रिसोर्स आपको कंट्रोल नहीं करना, रिसोर्स विल बी डिप्लॉयड टू यू, अ प्लेटफॉर्म हैज बीन प्रोवाइडेड जहां पर एडिक्वेट रिसोर्स है। आपको ना तो हार्डवेयर मैनेज करना है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, आप जो एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो उसके हिसाब से हार्डवेयर, ओएस, अगेन अलग 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 सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। बस आपका काम क्या है, यू हैव टू यूटिलाइज दैट एप्लीकेशन एंड डेवलप योर प्लेटफॉर्म, डेवलप योर सॉफ्टवेयर और डेवलप योर एप्लीकेशंस। ओके, सो दिस इज व्हाट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देन एग्जांपल इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो सबसे कॉमन है, ready to use software via internet, for example Gmail, Microsoft 365, etc. So these are the software as a service. So I hope that the difference between the infrastructure platform and software as a service is clear to you. What we have as the software as a service, or infrastructure as a service, or we have the Google as a service, I think every sorry platform as a service, that is clear. Now moving ahead to the deployment model, कि deployment model कैसा होता है उसके ऊपर आते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर देखेंगे, वी हैव द प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ऑब्वियस सी बात है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होगा, ओपन टू पब्लिक नहीं होगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करेंगे। टिपिकली डिफाइंड एज everything behind a company's wall that's dedicated to the need and goal of a single organization। एक ऐसा क्लाउड जो कि डिजाइन किया गया है to meet the need and demand and goals of a single organization। It operates in local on-premises data center, but some companies use collected co-located data center facilities। For example, हमारे पास BSNL है, तो BSNL का 4 जोन में डेटा सेंटर है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो इनके 4 जोन के डेटा सेंटर्स हैं, और हर जोन अपने रिस्पेक्टिव कस्टमर्स का डेटा को स्टोर कर। बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो कि अपने लोकल प्रेमाइस के अंदर एक डेटा सेंटर सेटअप कर लेते हैं, है ना, और वहां पर जो भी उस लोकल प्रेमाइसेस के अंदर जितने भी ऑफिसेस हैं, उन सब का जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है उन सब का डेटा वहां स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं कि उनके ब्रांच ऑफिस जहां कहीं भी लोकेटेड है वो सेंट्रलाइज डेटा सेंटर यूज करते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी मेरे ऑफिसेस के अंदर जो भी काम हो रहा है, डेटा उसका यूज हो रहा है, वो सब एक ही जगह स्टोर हो। तो उसको बोलते हैं को लोकेटेड डेटा सेंटर यूज करते हैं, कि एक ही जगह सारा डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये डेटा सेंटर विल ओनली सर्व द नीड ऑफ द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद आता है पब्लिक क्लाउड, जो थर्ड पार्टी मैनेज करता है, प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड्स अ होल होस्ट ऑफ सर्विस एंड कंपनीज। इट यूजेस द स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल टू मेक रिसोर्स एंड सर्विस अवेलेबल टू रिमोट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पब्लिक क्लाउड को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ, गूगल।
कोई भी पब्लिक अपना अकाउंट बना करके यूज कर सकता है। बाकी वो स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मैकेनिज्म कौन यूज करता है? गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूज करेगा। हाइब्रिड क्लाउड दोनों मॉडल काम करेगा। अगेन गूगल प्रोवाइड्स बोथ। आपको पब्लिकली भी प्रोवाइड करता है, आप एंटरप्राइज सॉल्यूशन भी गूगल के पास से ले सकते हो। अ मिक्स ऑफ ऑन premise प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्विस विद orchestrations among them. This platform it's typically involve a connection from an on-premise data center to a public cloud। मतलब कि एंटरप्राइज के लिए ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर दे दिया, और इसका कनेक्शन जो है वो आपका पब्लिक क्लाउड में भी है। तो आप यहाँ से अपना सब कुछ स्टोर कर रहे हैं, और पब्लिक क्लाउड में भी आपका स्टोर है, और पब्लिक इस क्लाउड से भी अपना डेटा स्टोर करके एप्लीकेशन वगैरह यूज कर सकते हैं। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड, जब दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम यूज करेंगे, सो इन दैट केस व्हाट वी आर कॉलिंग रेफरिंग टू एज अ हाइब्रिड क्लाउड। Clear? What is a hybrid cloud? Now let us move to the multi-cloud. Multi-cloud is basically operates in any combination of public, private, and hybrid cloud. Any combination of all these three cloud, that is the private cloud, the public cloud, and the hybrid cloud, is called as the multi-cloud. Any combination of these three cloud. It generally refers to a mix of public infrastructure as a service environment such as Amazon Web Service, Microsoft Azure, or Google Cloud. Now, in short, we can say a public cloud is open to public, a private cloud is used by a single organization, and a hybrid cloud is combination of both, and community cloud is shared by organizations. So in terms of the comparison, we have ownership of the public cloud is third party, access to public, cost is low, security is also low, and scalability is very high. But private cloud में ownership single organization के बाद होगा, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होंगे, कॉस्ट ज्यादा होगा, यह हुआ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, डेडिकेटेड डेटा सेंटर आपको दिया गया है। सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक का एक्सेस कम है तो आपकी सिक्योरिटी हाई होगी, बट स्केलेबिलिटी लिमिटेड होगा। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर ओनरशिप दोनों की होगी, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड पार्टी एज वेल एज, एक्सेस भी मिक्स्ड होगा, पब्लिक और रिस्ट्रिक्टेड दोनों का, कॉस्ट भी मीडियम होगी, सिक्योरिटी भी मीडियम होगा, स्केलेबिलिटी अगेन हाई होगी। कम्युनिटी क्लाउड का मतलब है वी हैव द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग द क्लाउड, कम्युनिटी बेस्ड होगा, शेयर्ड कॉस्ट होगा, सब एक अब दो तीन चार कंपनी मिल करके अगर अपने लिए एक डेटा सेंटर सेटअप करना चाहते हैं, तो कॉस्ट को सबको बेयर करना पड़ेगा, देयरफॉर कॉस्ट वुड बी शेयर। ठीक है, सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंगल बंदा जो यूज करेगा, जो प्राइवेट क्लाउड है, उसकी तो हाई होगी, लेकिन इन सबकी मीडियम होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी भी मॉडरेट होगा। क्लियर हो गया? So over here we have completed what we call as the cloud computing. Let us move to data center. Data center, we have already given you an overview of what is a data center. So let us quickly go through the notes. So data center देखो कुछ ऐसा दिखता है ना, जहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं, रैक्स लगे होते हैं, बड़े बड़े डिवाइसेस लगे होते हैं, कूलिंग सिस्टम लगा होता है। फिर यहाँ से कब बहुत लोगों का मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स का यहाँ पर एप्लीकेशन स्टॉल्स है, सर डेटा स्टोर है। तो सोचो अगर किसी का ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम कितनी स्ट्रांग होगी कि यहाँ पर जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों का, जैसे एप्स्टीन का आपने देखा, एप्स्टीन वालों ने अपना अलग से डेटा सेंटर बना रखा है ना, जी ड्राइव, और उनका अलग से मेल है, अलग से सब कुछ अलग है, जैसे गूगल का पूरा एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो दैट वी कैन कॉल्ड एज दी प्राइवेट क्लाउड। उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना रखा है एप्स्ट्रीम वालों ने, और वो उनका अभी सारी चीजें लीक हो रही है, आप देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, है ना। उनका अलग से ड्राइव है, अलग से फोटोज है, जो भी गूगल की सर्विसेज है जो जनरल पब्लिक के लिए है ना। वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो भी गूगल का सर्विस है जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, एग्जाम्पल जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, वो सब एप्स्टीन के लिए डेडिकेटेडली अलग से बना हुआ है। दैट इज इट हैज गिवन दो सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, है ना। तो हमारे लिए ड्राइव, गूगल ड्राइव है, उसके लिए आई थिंक जी ड्राइव करके ऐसा कुछ है। तो दिस इज हाउ द डेटा सेंटर लुक्स लाइक, है ना। सिक्योरिटी बहुत हाई होगी, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। सो अ डेटा सेंटर इज अ फैसिलिटी टू यूज टू हाउस सर्वर, स्टोरेज सिस्टम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, और इसी को तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, टू प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा सेंटर क्या होंगे? डेटा सेंटर के अंदर बेसिकली सर्वर्स होंगे जो कंप्यूट करेंगे, है ना, कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे। उसके बाद स्टोरेज सिस्टम होंगे जैसे हार्ड ड्राइव्स, उसके बाद एस डी एन, एस ए एन, एन एस, नेटवर्किंग, ऑल दीज आर स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग होंगे, स्विचेस राउटर्स होंगे, पावर सप्लाई होगा, यूपीएस जनरेटर, एंड कूलिंग सिस्टम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मशीन बैठ जाएगी, कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है।
बीएसएनएल के अंदर भी आप देखेंगे या कहीं भी ऐसी कंपनी जहां पर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जहां पर सर्वर्स इंस्टॉल होता है, उसको कूल करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है, रेंज, वो कितना होता है, 15 से 16 डिग्री या मैक्सिमम बेयर कर सकती है ना। अगर हीट करते करते वो रूम टेम्परेचर मान लो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ तक भी काम कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोकल पीसी, आपके लैपटॉप में ही देखो ना, आपके लैपटॉप में देखो, डेटा सेंटर छोड़ दो, लैपटॉप के अंदर ये देखो एक फैन बना होता है, फैन, एग्जॉस्ट फैन, क्या करता है वो, जो भी अंदर आप लैपटॉप यूज करते हो, जो भी हीट प्रोड्यूस होता है ना, इक्विपमेंट है, रन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, उसको बाहर फेंकता है, हीट को कूलिंग करने का, इसको हम बोलते हैं कूलिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर चिप्स लगी है, सर्किटरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर ही काम करेगा। थर्मल रन अवे आपने पढ़ा है, बीजेटी के अंदर होता है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दी थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे अगर पहुंच गया तो बीजेटी काम करना खराब कर देगा, सर्किटरी खराब हो जाएगी। तो और यहाँ पर जो डेटा सेंटर के अंदर, तो ये 24/7 नॉन स्टॉप इनको चलते रहना, है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक्स को चलते रहना, कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कंपोनेंट्स के अंदर हमने क्या क्या देखा, सर्वर, storage system, then we have the networking, then we have the power supply, and then we have the cooling system. Power supply, cooling system, server, networking और storage system आपको एकदम बाय हार्ट याद हो जाना, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ डेटा सेंटर, जैसे हमने टाइप ऑफ क्लाउड पढ़ा था, जैसे प्राइवेट क्लाउड होगा तो एंटरप्राइज डेटा डेटा सेंटर, कोलोकेशन डेटा सेंटर एंड क्लाउड डेटा सेंटर। क्लाउड डेटा सेंटर कहाँ पर होगा, पब्लिक क्लाउड के अंदर होगा। कोलोकेशन डेटा सेंटर कहाँ पर होगा, जहां पर आपका हाई कम्युनिटी क्लाउड्स होंगे, और ये वाला प्राइवेट क्लाउड के लिए, ठीक है। तो डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर देख लो, इट रिफर्स टू द डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हमने देखा, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर, कूलिंग एक्सेट्रा, इनसाइड अ डेटा सेंटर टू इंश्योर एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्केलेबल मैकेनिज्म। ये आपको दिख नहीं रहा तो इसको मैं थोड़ा सा इसको साइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दिखेगा, है ना, रिलायबल एंड स्केलेबल ऑपरेशन। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ डेटा सेंटर जो है, वो हमने देखा, ट्रेडिशनल 3 टायर डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर होता है। ये तो सेम चीज हमने यहाँ पर है कि इस कंपोनेंट को हम कैसे अरेंज करेंगे ताकि इफिशिएंटली काम करे, उसके ऊपर ही हमारा डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर काम करेगा। तो 3 टायर का डेटा से ट्रेडिशनल जो है हमारे पास 3 टायर का डेटा सेंटर आर्किटेक्चर है, और मॉडर्न में हमारे पास मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर जो है उसको लीफ स्पाइन डेटा सेंटर आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रेडिशनल वाला देख लेते हैं, जो 3 टायर डेटा सेंटर आर्किटेक्चर है, उसके अंदर पहला लेयर होता है कोर लेयर, फिर होता है एग्रीगेशन लेयर, फिर होता है एक्सेस लेयर, ठीक है। CAA याद रखना है, 3 लेयर डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर है CAA। CAA बहुत फेमस हुआ था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वही याद रखना है आपको, कि ट्रेडिशनल 3 लेयर डेटा सेंटर CAA है, यानी कि कोर लेयर है, उसके बाद एग्रीगेशन लेयर है, और उसके बाद एक्सेस लेयर है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चलो। कोर लेयर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोर है तो बैकबोन होगा, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्ट्स टू द एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी, एग्रीगेशन लेयर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, राउटिंग करता है, लोड बैलेंसिंग करेगा, सिक्योरिटी फिल्टरिंग करेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल नेटवर्किंग है, बाहर से जो भी नेटवर्किंग हो रही है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सब बैकबोन ऑफ द नेटवर्क को यही कोर लेयर ही काम करने वाला है, ठीक है। कोर लेयर में हम क्या करेंगे, जितना भी बाहर का नेटवर्क है उसको कनेक्ट करेंगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और इंटरनली जो राउटिंग वगैरह जो देखना है, जो राउटिंग वगैरह कैसे राउटिंग होगा, एग्रीगेशन लेयर उस पर डिसाइन करेगा, डिफाइन करेगा कि राउटिंग कैसे होगा, लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेगा, दैट इज द वर्क ऑफ एग्रीगेशन लेयर। एक्सेस लेयर क्या करेगा, सर्वर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। बेसिकली काम यह है कि नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करना, एक्सेस लेयर, इसीलिए उसको बोल रहे हैं एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस को प्रोवाइड करेगा एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस का मतलब नेटवर्क किसके इसके बीच में, तो सर्वर और एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। डेटा सेंटर है, ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपली ये समझ लो, डेटा सेंटर और जो एंड का डिवाइस है, जहां पर यूजर, ये यूजर को डेटा सेंटर से कनेक्ट करने के लिए क्या, कौन सा लेयर काम कर रहा है, एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। सिक्योरिटी कौन सा लेयर चेक कर रहा है, सिक्योरिटी एग्रीगेशन लेयर या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। कौन सा लेयर जो है वो डेटा ट्रांसफर एक्चुअली कर रहा है, दैट इज कोड। क्लियर हो गया ना। चलो अब मॉडर्न डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर्स के ऊपर आते हैं, जिसको लीफ स्पाइन भी बोलते हैं। लीफ का क्या मतलब है, लीफ स्विचेस जो है वो सर्वर को कनेक्ट करेगा, लीफ स्विचेस, लीफ स्पाइन, लीफ स्पाइन ये हो गया स्पाइन, और इससे डिफरेंट लीफ कनेक्टेड है। तो ये लीफ, ये लीफ सारे कनेक्टेड है। तो लीफ स्विचेस होगा जो कि सर्वर को कनेक्ट करेंगे, और स्पाइन स्विचेस होंगे जो कि डिफरेंट लीफ को कनेक्ट करेंगे।
यहाँ आपको दिख रहा है, आपको ये स्पाइन स्विचेस है जो डिफरेंट लीफ को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये लीफ जो है आपका डिफरेंट सर्वर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लीफ स्पाइन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। समझ में आ गया? लीफ स्विचेस क्या करेगा, सर्वर को कनेक्ट करेगा। स्पाइन स्विचेस क्या करेंगे, कनेक्ट लीफ स्विचेस। हाई बैंडविड्थ, लो लेटेंसी और स्केलेबिलिटी इसके फीचर्स होंगे। एडवांटेजेस 3 टायर के ऊपर क्या होगा कि बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करेगा और फास्टर कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फास्टर होगा, इट इज मच मोर फास्टर। इस आर्किटेक्चर में, हम मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर हम स्पीड की बात कर रहे हैं। जो मेरे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर्स था, कोर लेयर, एक्सेस लेयर, एग्रीगेशन लेयर्स, उसमें स्पीड रिपीटेड वर्क का रिपीटेशन हो रहा था, स्पीड स्लो हो रहा था। क्यों रिपीटेशन हो रहा था? क्योंकि एक लेयर इस केस के बीच में नेटवर्क को इंश्योर कर रहा है, दूसरा लेयर इस केस के बीच में सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, और तीसरा लेयर जो है यानी कि कोर लेयर वो एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पर हमने अलग से दो पर्टिकुलर स्विचेस बना दिए हैं। एक को लीफ स्विच बोल रहे हैं जो कि सर्वर को कनेक्ट करेगा, और एक स्पाइन स्विचेस है जो कि डिफरेंट लीव्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो फंक्शनल लेयर इन डेटा सेंटर, कंप्यूटर लेयर, स्टोरेज लेयर एंड नेटवर्क लेयर। 3 लेयर है, सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन्स जो कंप्यूटर लेयर के अंदर है, स्टोरेज लेयर के अंदर डेटा स्टोरेज सिस्टम होगा, नेटवर्क लेयर अगर बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब कुछ वर्चुअलाइजेशन वगैरह बात कर लेते हैं जो डेटा सेंटर के अंदर कंसेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? इन इनेबल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ओवर वन सर्वर। अपने लोकल पीसी में भी आप यूज करते हो वर्चुअलाइजेशन से। क्या है, कैसे यूज करते हो? देखना, आपके अंदर, आपके पीसी के अंदर बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा, या आपके पीसी है, आपके पीसी के अंदर आप विंडोज भी चलाते हो। ठीक है, और साथ साथ आप लिनक्स भी यूज कर सकते हो। तो एक ही हार्डवेयर है, आपके पास एक ही पीसी है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप एक ही, सॉरी, बायोस है, लेकिन उसके अंदर आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। क्यों, कैसे? आप वीएम वेयर, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करते हो जो वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करता है आपके पीसी के अंदर, और एक वर्चुअल स्पेस अलोकेट कर देता है, और इसके अंदर आप अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पीसी में एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? क्योंकि यहाँ पर भी आप एक वीएम वेयर यानी कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो, और उस मशीन के अंदर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, एक सर्वर पे आपको इनेबल करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करने, और उस मशीन्स के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, रिडंडेंसी दूसरा कंसेप्ट है, जहां पर आप बैकअप कंपोनेंट्स होता है टू अवॉइड फेलियर। क्या मतलब हुआ बैकअप कंपोनेंट्स? आप देखोगे गूगल का मेन कैलिफोर्निया के अंदर सर्वर लगा हुआ है। इस सर्वर के मल्टीपल कॉपीज अलग अलग कंट्रीज में लगा रहे हैं। अभी बात हो रही है कि हैदराबाद में भी अपना सर्वर सेटअप होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सेम ही कॉपी है। अगर मान लो कि कहीं एक भी, अगर आपका एक, तो ये हो गया कि स्पीड, कनेक्टिविटी की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? कैलिफोर्निया से डेटा एक्सेस करोगे और इंडिया के अंदर आप लोकली हैदराबाद से डेटा एक्सेस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड बढ़ेगी। दूसरा बैकअप हो गया कि अगर एक डेटा सेंटर उड़ भी गया, या ब्लास्ट भी हो गया, या किसी ने बॉम्ब भी मार दिया। अभी आपने देखा ना, ईरान इसराइल वॉर में क्या हुआ, अमेजन के जो डेटा सेंटर था कहाँ, बहरीन में, वहां पर बम मारा गया। तो कोई बात नहीं, अमेजन का काम थोड़ी ना बंद हो गया। अमेजन का तो और भी बहुत अलग अलग जगह में डेटा सेंटर्स हैं अवेलेबल, और सेम कॉपी ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो रिडंडेंसी एक इंपॉर्टेंट काम है। अब अपने पीसी पे आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि मेरे पीसी के अंदर जो डेटा है अलग से एक अलग पीसी लिया, भाई दोनों के अंदर आप सेम डेटा स्टोर कर रहे हैं कि ये पीसी खराब हो जाएगा तो इसमें करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो रिडंडेंसी भी है। हाई अवेलेबिलिटी, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंस, सिस्टम कंटिन्यूज इवन इफ वन कंपोनेंट फेल्स। स्टैंड बाई में होता है, कूलिंग सिस्टम 1+1 होता है ना? 1+1 तो मैं कभी बोल रहा हूँ, ज्यादा होता है, 2+1, 3+1 ऐसे करके, कि जितना एडिशनल लग रहा है उसके साथ दो अलग स्टैंड बाई में करो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा ना, फैन, ये देखो, ये फैन मॉड्यूल देखो, इसके अंदर ना फैन मॉड्यूल लगा होगा। इसके अंदर देखो कितना मॉड्यूल लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मॉड्यूल लगा है। तो 6 मॉड्यूल, इसलिए ऐसा नहीं कि 6 का 6 मॉड्यूल ही आपका काम चलेगा, इसमें से दो स्टैंड बाई में होगा। जैसे ही इसमें से कोई एक फैन मॉड्यूल खराब हो गया, स्टैंड बाई वाला मॉड्यूल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि कंपोनेंट फेल्यूर को टॉलरेट कर रहा है। तो फॉल्ट टॉलरेंस है कि अगर कहीं फॉल्ट भी आ गया तो दूसरा कंपोनेंट उसका ऑटोमेटिकली उसका लोड बैलेंस कर लेगा। स्केलेबिलिटी तो है ही, इजी टू एक्सपैंड रिसोर्स। ठीक है, डेटा सेंटर ट्रैफिक टाइप्स कैसा होगा, नॉर्थ साउथ ट्रैफिक, यानी कि नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि नॉर्थ साउथ ट्रैफिक जो होगा बिटवीन डेटा सेंटर एंड एक्सटर्नल यूजर होगा, और ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक जो होगा बिटवीन सर्वर इनसाइड द डेटा सेंटर। तो मॉडर्न डेटा सेंटर फोकस मोर ऑन ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर बोला कि नॉर्थ साउथ ट्रैफिक, एनएस,
एनएस किसके बीच में होगा? एनएस का मतलब होगा कि डेटा सेंटर और एक्सटर्नल यूजर, डेटा सेंटर और एक्सटर्नल यूजर। और ईस्ट वेस्ट यानी कि ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू हो गया आपका इनसाइड डेटा सेंटर, विद इन सर्वर, बिटवीन सर्वर। एक डेटा सेंटर के अंदर बहुत अलग अलग सर्वर्स लगे होंगे, उस सर्वर के अंदर। तो एक्सटर्नल यूजर और डेटा सेंटर के बीच में, यानी कि हमारा जो ये डेटा सेंटर है और ये एक्सटर्नल सर्वर जो यूज करेगा, एक्सटर्नल यूजर जो यूज करेगा, सॉरी सर्वर बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल यूजर, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी डेटा का, उसको बोलेंगे नॉर्थ साउथ। और इन इसके अंदर विद इन डेटा सेंटर बहुत सारे सर्वर लगे हैं, और उसके अंदर जो डेटा का कनेक्टिविटी होगा उसको बोलेंगे ईस्ट वेस्ट। क्लियर हो गया ना? ये चीजें क्लियर हो गई अगर आपको? डेटा सेंटर का ट्रैफिक टाइप, नॉर्थ साउथ ट्रैफिक, ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक, डिफरेंट। हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर में लीफ स्विचेस पढ़ा, स्पाइन स्विचेस पढ़ा। उसके बाद अगर मान लो कि लेयर याद भी नहीं है, तब भी एक्सेस लेयर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, ये सब पता चल गया। और हमने इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लिया। तो आई होप दिस कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक ऑफ एसडीएन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर। वी आर ओनली लेफ्ट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you for being with me so long. Also, you can check the test series which has already been added in the in the folders. And additionally to that, will be providing you the daily practice test on our Telegram channel. Daily 5 question. You can check there also. If you do not have the link, search for Ayub Pathshala Telegram channel. You will be easily getting it. You can practice daily test over there also. Thank you. Let us meet in the next class.